ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इसका काम क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। इसका काम होता है आपका जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको मेंटेन करना, मींस कैलकुलेशंस करनी है रिगार्डिंग फिगरेटिव मेजर्स, ऐसी चीजें जिनका ताल्लुक अदाद शुमार से है और जिनके बारे में आपने टेबलर फॉर्म में या चार्ट की फॉर्म में जो है वो डाटा पुट करना है, उसके लिए आप एमएस एक्सेल यूज करते हैं। एमएस एक्सेल के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो कहते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल इज डैश। इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? नो, अलग अलग। एमएस एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है 2019। 2019 के बाद अपडेशन नहीं हुई। मैंने आपको बताया था वर्जन और मॉडल में डिफरेंस होता है, बताया था ना, क्या डिफरेंस होता है जी। ऐसी चीज जो हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होगी उसका मॉडल होगा, और ऐसी चीज जो सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होगी उसका वर्जन। अब ये जो लेटेस्ट वर्जन इसका हमने डिस्कस कर लिया है, उसके कुछ फीचर हैं जिसके अकॉर्डिंग उसके और उससे पहले के जो भी हैं वो आते हैं। एक तो सबसे पहले मैंने बताया था कि फाइल जो हम सेव करते हैं तो उसका नेम किस साइड पे होता है? लेफ्ट साइड पे। और राइट साइड पे उसका क्या होता है? राइट साइड पे उसकी एक्सटेंशन होती है, कल आपने पढ़ा था। वर्ड की एक्सटेंशन थी docx, इसकी एक्सटेंशन होती है xlsx, ये इसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सेल आगे एक्स। अब इसके अंदर बाकी चीजें तो वैसे ही हैं जैसे कि होती हैं, एमएस वर्ड में होती है नॉर्मली। कुछ चीजें यूनिक हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि एक चीज होती है सिंपल फॉर्मेट, एक चीज होती है कॉमा फॉर्मेट। इसमें एक्सेल में दोनों तरह आप अमाउंट पुट कर सकते हैं, मतलब एक आपने लिखा है 2,90,000 फॉर एग्जांपल, वो ऐसे भी लिखा जाएगा, या आपने लिखा है 2,90,000, वो ऐसे भी लिखा जाएगा। ये नीचे वाला जो है ये कॉमा फॉर्मेट के आएगा कि 3 डिजिट के बाद जो है वो आगे कॉमा क्रिएट कर देगा। तो वो कहता है सिंपल फॉर्मेट को कॉमा फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए की होती है जी कॉमा फॉर्मेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1, ये तीनों कीज एक साथ प्रेस करेंगे आप तो क्या होगा, जो सिंपल फॉर्मेट है वो कॉमा फॉर्मेट में चला जाएगा, और वाइस वर्सा इफेक्ट भी ऐसे होगा। तो आपने इतना याद रखना है कि कॉमा फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए की जो यूज होती है वो क्या होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है स्ट्राइक थ्रू, इसके अंदर क्या होता है वो क्या हो जाता है? स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है आपने कोई स्पेसिफिक सेक्शन जो है जहां पे आप काम कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना है, वो अंडरलाइन की फॉर्म में हो जाए, कलर चेंज हो जाए, वो आपकी सेटिंग में डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में उसकी स्ट्राइक थ्रू की सेटिंग क्या है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब जहां आप काम कर रहे हैं जिस एरिया पे वो स्पेसिफिक एरिया हाईलाइट हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, नुमाया हो जाए। इसके लिए वो कहता है की कौन सी होती है स्ट्राइक थ्रू के लिए। पहले तो आपको बता दिया कि स्ट्राइक थ्रू होता क्या है। अब स्ट्राइक थ्रू के लिए की क्या होती है जी? कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल और साथ में 5 प्रेस करते हैं तो स्ट्राइक थ्रू आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इसको प्रोमिनेंट करना है, इस सेक्शन को, इस एरिया को,
तो वो प्रोमिनेंट कैसे किया मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया इसको। इस सेटअप को, इस सारे तरीकेकार को हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू के लिए की कौन सी यूज होती है वो आगे मैंने बता दिया, कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल उसके साथ 5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद है, क्योंकि आपको पता है एक्सेल के अंदर मेन चीज होती है सेल। व्हाट इज अ सेल? I am not asking regarding biology. I am talking about MS Excel. रूम और कॉलम क्या है? दरमियान क्या है? कुछ भी नहीं है। ये इंटरसेक्शन है उनका, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज सेल। जी, रोज और कॉलम्स के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं जी? सेल कहते हैं। इसके बाद आपने एक्सेल के अंदर शीट कोई बनाई, कोई चार्ट बनाया, तो इसके अंदर दो तरह की एंट्री होती हैं। एक होती है न्यूमेरिक एंट्री, एक होती है अल्फाबेटिक एंट्री। समझ गए हैं? मिसाल के तौर पे एक तरफ आप डिटेल लिखेंगे चीज की, ये क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंस है, करंट एक्सपेंडिचर है, क्या है, बला बला, वो आप इंग्लिश में लिखेंगे ना तो वो होगी अल्फाबेटिक एंट्री। उसके आगे उसकी वैल्यू, अमाउंट कुछ भी लिखेंगे वो न्यूमेरिक एंट्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूमेरिक एंट्री को ऑटोमेटिकली काउंट किया जा सकता है, अल्फाबेटिक एंट्री को ऑटोमेटिकली काउंट नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिक एंट्री को बाय डिफॉल्ट या ऑटो काउंट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? बड़ा मेन सा है, सिंपल सा है, मैं आपको बता दूं। काउंट, उसका फार्मूला बार जो है उसके राइट के ऊपर मिड राइट के अंदर जो है ना, वो 5 फंक्शन जिसके बेसिक बने हुए उन पे क्लिक करेंगे, वहां काउंट का भी होगा। वो काउंट प्रेस करोगे तो न्यूमेरिक एंट्रीज आपने एक पेज में, एक शीट में कितनी बार की है वो सारी आ जाएंगी, नीचे टोटल आ जाएगा कि टोटल इतनी एंट्रीज आपने की है। वो जो ऑटो सम है ना, वो क्या करेगा, उन एंट्रीज की वैल्यू को जमा कर देगा। मिसाल के तौर पे ये अक्सर लोग गलती करते हैं, इसको देख लें। मैंने लिखा 2 जमा 3 4 5 6, मैंने ये एंट्रीज कर दी हैं। अब काउंट और सम में क्या फर्क है? अगर आप करोगे ना काउंट, काउंट आपको नीचे दिखाएगा यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में 1 2 3 4 5, ये 5 एंट्रीज की है, ये टोटल 5 एंट्रीज, ये है काउंट का फंक्शन। सम आपको बताएगा 2 3 5 4 9 9 और 5 14 और 6 20, ये आपको जी 20, ये आपको सम। सम करेंगे तो ये आएगा, काउंट करेंगे तो ये आएगा। ये डिफरेंस है बेसिक, समझे? सम और काउंट में फर्क क्या होता है वो ये है। क्लियर? अच्छा जी, क्या आप टेबल के अंदर स्पेसिफिक क्राइटेरिया को डिस्प्ले कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? स्पेसिफिक क्राइटेरिया से मुराद ये है, आपने एक एंट्री बनाई पेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये आपने एक्सेल का एक चार्ट बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर हेडिंग्स दे दी आपने, हेडिंग्स काफी सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, ये 10 हेडिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी स्क्रीन इतनी है कि वो यहां से यहां तक चीज दिखा सकती है, बाकी ये सारी जगह जो है ना, ये आउट ऑफ द डिस्प्ले जाएगी, ये सारी दिशा देख रहे हैं।
तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है कि यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक एंट्री आप कहेंगे जी, आप मिसाल के तौर पे इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी जगह, तो ही ये ऊपर आएगी ना, ये आउट ऑफ द डिस्प्ले हो जाएगी तो ही ये नीचे वाली चीज डिस्प्ले में आएगी ना। आप चाहें कि ये स्पेसिफिक जगह ये गायब ना हो स्क्रीन से, या ये स्पेसिफिक जगह ये गायब ना हो स्क्रीन से, ऐसा हो सकता है या नहीं जी? पेज ब्रेक तो उसको तोड़ देगा, वैल्यू भी ना टूटे, चार्ट भी बना रहे, आप जब स्क्रॉल करें अप डाउन या लेफ्ट राइट सारा पेज स्क्रॉल हो, सिर्फ ये दो एंट्री जो आपको चाहिए ये रहे यहाँ पे जी। इसको कहते हैं फ्री पैनल, इसको आप कर सकते हैं। ये फ्री पैनल का ऑप्शन होता है, जिस चीज को आप चाहेंगे वो डिस्प्ले पे रहे बाकी भी रोटेट होती रहे, उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, फ्रीज पैनल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देंगे, इसको कहते हैं फ्रीज पैनल। और ये तरीके का जिसके थ्रू आप फ्रीज पैनल करके डाटा कंप्यूटर के ऊपर रखते हैं, इस ऑप्शन को क्या कहते हैं? इस ऑप्शन को कहते हैं फिल्टरिंग। आपने फिल्टर कर लिया, नहीं स्टिकिंग नहीं, उसको फ्रीजिंग कहेंगे। फ्रीजिंग या स्टिकिंग एक बात है, वो प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग आप फ्रीजिंग या स्टिकिंग करते हैं उसको फिल्टरिंग कहते हैं। मतलब फिल्टरिंग जो है वो मेन हेड है, उसकी जो सब हेडिंग है वो स्टिकिंग या फ्रीजिंग है। ठीक हो गया जी? इसके बाद ये मैंने चार चीजें लिखी हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, टेबल, चार्ट, ग्राफ। इनमें से कौन सी चीज है जो एमएस एक्सेल में नहीं होती? जी कुछ ऐसा है जो नहीं होता एमएस एक्सेल में? सारा कुछ होता है। अगर ये पूछ रहे तो इसका ऑप्शन होता है नन ऑफ यू। ये सब चीजें जो है वो इंक्लूड है, ये सब की सब चीजें जो है एमएस एक्सेल के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चार्ट्स की बात करें तो जनरली कितनी टाइप्स जो है चार्ट की वो यूज होती है एमएस एक्सेल में जनरली? जी कौन कौन सी? और याद रखिएगा वो सब आगे उसकी सब हेडिंग में है। याद रखिएगा चार्ट की सिर्फ दो टाइप्स होती है, एक पाई चार्ट, एक लाइन चार्ट। चार्ट जो है ये दो तरह के होते हैं जी, पाई और लाइन। डिफरेंस क्या है दोनों में? चलें जी, आपकी बात मान ली, ये हो गया पाई, ऐसे ही होता है। इसमें क्या ये होते हैं ऐसे, खुद ही साइज में वो होती है क्या? ठीक है जी, मान लिया मैंने, पाई यूं होता है और इसमें लाइन होती है, मान लिया। लाइन चार्ट क्या होता है?
अच्छा जी, ऐसे समझ लें, जो पाई चार्ट है ना, ये यूज होता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की इवैल्यूएशन के लिए, किसी एक डिपार्टमेंट की इवैल्यूएशन के लिए। और लाइन चार्ट जो है वो यूज होता है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन हो सकता है, कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कंपैरिजन बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, टू डिपार्टमेंट्स हो सकता है, वगैरह वगैरह। एग्जांपल, आपने एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जी, फॉर एग्जांपल माउंट जकरिया यूनिवर्सिटी है, आपने उसकी इवैल्यूएशन करनी है। वो कहते हैं कि ये जो जकरिया यूनिवर्सिटी है, इसके एक्सपेंस का जो है वो आप इसके एक्सपेंस को इवैल्यूएट करें कि ईयर 2021 में इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रहा है इसके जो ब्रांच वाइज या इसके डिपार्टमेंट वाइज। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि आईएमएस डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर इसका 30% लग गया, ये 30% ये हो गया आईएमएस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा जी, इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे लगाया 10%, ये हो गया जी एडवर्टीजमेंट का 10%, ठीक है, 40 हो गया। अब उसके बाद ये बच गया इसका ऑलमोस्ट 60%, ये ऐसे। अब इस 60 में से वो कहता है कि 40% जो है इसका वो चला गया, नहीं, इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे चला गया जी 40%, ठीक है। और रिमेनिंग जो 20% है वो इसका चला गया मिसलेनियस। तो ये थ्रू पाई चार्ट आपने डिफाइन कर दिया कि इसका जो एक्सपेंस हुआ है उसमें आईएमएस का कंट्रीब्यूशन है 30%, एडवर्टाइजमेंट का है 10%, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है 40% और बाकी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो 20%। तो ये कुल मिला के 100%, ये आपने बता दिया पाई चार्ट का, ठीक है। मतलब जब आपने कंपैरिजन करना हो, इवैल्यूएशन करनी हो किसी डिपार्टमेंट की और कंपैरिजन करना हो उसकी डिफरेंट ब्रांचेस का, ठीक है, तो उसके लिए आप पाई चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल, एक इंस्टीट्यूट है, उसके जो टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स को आपने बताना है, फलां टीचर ने कितने लेक्चर्स दिए हैं, फलां ने कितने दिए हैं, फलां ने कितने, तो वो भी आप पाई चार्ट से उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि मिस्टर फलां ने इतने किए, मिस्टर फलां ने इतने किए, मिस्टर फलां ने इतने किए, टोटल इतने हो गए, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं। हाँ, लाइन चार्ट, अब ये एंटायरली डिफरेंट है। जब आपने दो डिपार्टमेंट्स का, दो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का कंपैरिजन करना हो कि करंट टेन्योर में, करंट ईयर में मिस्टर ए कैसा रहा है, मिस्टर बी कैसा रहा है, मतलब डिपार्टमेंट ए कैसा रहा है, डिपार्टमेंट बी कैसा रहा है, तो उसमें आप लाइन चार्ट यूज करते हैं। या फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, उसके अंदर टीम्स के स्कोर्स जो है उनका कंपैरिजन दिखाते हैं, वो लाइन चार्ट होता है, ठीक है जी। कि मिसाल के तौर पे ये चार्ट बना है इस तरह से, ठीक है, यहां पे आ रहे हैं ओवर, ठीक है, T20 है फॉर एग्जांपल, ये 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, ठीक है। अब ये रन है जी, यहां पे आके जी, चले जी 50 कर दें, 100 कर दें, 150 कर दें और 100 ऑन कर दें, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना, डिफरेंस किस चीज से आएगा, कलर से। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ब्लू कलर है, इसमें आ रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। अब यार मेरे को मार्कर नहीं है यार, गुजारा कर रहा हूं, देखें जी,
फॉर एग्जांपल जी तीनों में नहीं, मैं आज का नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने समझ आ जैसे क्रिकेट मैच में जब मेसी पढ़ाई स्कोर पढ़ाई करा देते हैं काम होता है, हाँ टीम वाइज। ये मैं आपको पूरा डिफरेंस जो है बाकियों को भी बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया ने 16 ओवर्स में 140 रन कर लिया, तो आप यहाँ से इसका लाइन इस तरह से लेके जाएंगे कि ये इस तरह से ये 16 पे आ गया, यहाँ से ठीक है, यहाँ से 16 पे आ गया और इधर से 140 पे आ गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर आप देखते हैं जी दूसरी टीम थी टीम पाकिस्तान। आप कहते हैं जी उसने किया 20 ओवर्स में 180 या 18 ओवर्स में 180, तो आप इस तरह से जो करेंगे किसी ओवर में उसका रन काउंट ज्यादा रहा है तो इसके ऊपर चला जाएगा ग्राफ, किसी में कम रहा है नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा इस तरह। तो जी इसने 20 ओवर तक कितना कर लिया था 180 या जो कुछ भी है व्हाट्सएवर। तो ये आपका कंपैरिजन जो है ये शो हो जाएगा, कंपैरिजन शो होने का तरीका, ठीक है। अब ये तो आपने लाइन बना ली, लेकिन पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा लाल लाइन कौन सी है और ब्लू कौन सी है? तो जिस लाइन से आपने जिसको शो किया हुआ उसका नाम लिख देंगे। हमने रेड से पाकिस्तान को लिखा था तो यहाँ पे लिख देंगे ठीक है। ब्लू से हमने ऑस्ट्रेलिया लिखा था तो यहाँ हम कर देंगे AUS ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो मीन अब आपको देख के पता चल जाएगा कि हम किस टीम का क्या रन शो कर रहे हैं। आपने देखो अगर समटाइम्स आफ्टर बॉल टू बॉल या समटाइम्स जो है वो ओवर टू ओवर जो है वो आपको ये चीज दिखाता है, या समटाइम्स विकेट टू विकेट दिखाता है। तो ये बेसिकली लाइन चार्ट वो दे रहा होता है जिसमें दोनों टीमों का कंपैरिजन कर रहा होता है कि किस टीम का किस ओवर में क्या स्कोर था। तो ये होता है दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन करने के लिए। तो आई होप कि अब आपको पाई चार्ट और लाइन चार्ट दोनों की समझ आ गई जी। वर्टिकल ब्लॉक में वो भी यही होता है, वो भी लाइन चार्ट है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं जी, वो इस तरह भी कर सकता है, वो फिर किसी दिन आपको अलग से चार्ट पर होगा फिर समझ आएगा। और फिर इस तरह से भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर तरीके का चेंज होता है कि जी मिसाल के तौर पे अब देखें इसने जी 15 ओवर में 150 रन किया है, ये उसी तरह से होगा 5 10 15, ठीक है जी। ये जनाब आपका 50 100 150, उनमें ये सीधी लाइन बना देगा कि जी अब मिसाल के तौर पे टीम ने 15 ओवर अपना 10 ओवर में 100 स्कोर किया जी किसी एक टीम ने, तो ये इस तरह से ब्लॉक बना देगा, ठीक है ना। किसी और ने भी किया तो सेम कलर से इसके बराबर आ जाएगा। नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरी टीम है उसने जनाब 11 ओवर्स के अंदर जो है वो 70 रन किया है, तो वो यहां से ब्लॉक उठाएगा, ये 10 था, 10 से थोड़ा ऊपर वो यहां तक जाएगा 11 और ये 70 पे आ जाएगा। ऐसे ही बना होता है ना जी। ये भी लाइन चार्ट ही है। ये आपने ड्रॉ की जो एनोलॉजी है, जो तरीकेकार है, जो मेथड है वो आपने चेंज कर दिया है। ये भी लाइन चार्ट, ये भी लाइन चार्ट। हाँ ये मोर देन नथिंग। अब जितनी टीम मिसाल के तौर पे अभी PSL चैनल हुआ था उसमें 10 टीमें थी, आप उन 10 की 10 का कंपैरिजन करना चाहो तो उन 10 की 10 का कंपैरिजन उनके चार्ट से स्कोर कार्ड के पॉइंट से उन 10 के 10 को अलग अलग 10 कलर से ड्रॉ कर लो, इसमें लाइन चार्ट में 10 के 10 का कंपैरिजन आएगा। हाँ मतलब जितनी भी टीम थी मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहे जितनों का मर्जी कर लो कंपैरिजन, ये अपना मल्टीपल कंपैरिजन के लिए होता है, मोर देन वन के लिए। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। समझ गए बात को? आगे चलते हैं जी। मैं 4 चीजें लिखता हूं यहाँ पे। ये मैंने फंक्शन लिखे हैं एमएस एक्सेल के। फंक्शन समझते हैं? फॉर्मूलाज, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे हैं तो एवरेज उसके एक्सेल के फंक्शन।
लेकिन इनमें से एक फंक्शन ऐसा है विच इज नॉट द बिल्ट इन फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल, जो बाद में आपने ऐड किया हुआ है, जो कस्टमाइज एडिशन है, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, एवरेज। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, विच फंक्शन इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल, एंड दैट इज एवरेज। एवरेज इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। ठीक है जी। फिर एक बड़ी आसान सी बात, every function in MS Excel starts with the symbol dash, इक्वल के साइन से। एक्सेल में कोई भी फंक्शन आपने लगाना है, कोई भी फॉर्मूला लगाना है, उससे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। उससे पहले आप कोई भी फंक्शन जो है वो नहीं कर सकते। कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन एमएस एक्सेल में जो होगा वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होगा। उससे पहले आप इक्वल का साइन डालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक्सेल जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक को कहते हैं रो, एक को कहते हैं कॉलम। रोज को किससे लेबल किया जाता है और कॉलम्स को किससे लेबल किया जाता है? रोज जो है वो न्यूमेरिकली आप बयान करते हैं और कॉलम जो है वो अल्फाबेटिकली। मिसाल के तौर पे ये रोज है ना, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ आएगा ए वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं? अच्छा जी, साइंस कितने किस्म के होते हैं, यानी कि अलामतें? बेसिकली बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हाँ, सिंबल्स या साइंस, ये कितनी टाइप के होते हैं? जी, कोई बताना चाहे? बड़ी आसान सी चीज है। सिंबल्स या साइंस दो टाइप के होते हैं, एक लॉजिकल और एक इलॉजिकल। लॉजिकल ऐसे होते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, इलॉजिकल ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। समझ आ गई? आपने कॉलम्स बनाए एमएस एक्सेल में, हर कॉलम की एवरेज डिटेल से निकाल के जाना, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डाटा सॉर्टिंग, या किसी भी तरीके से डाटा को अरेंज करना। चाहे आप एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, सम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, असेंडिंग ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप डाटा को अरेंज करेंगे, इसको कहते हैं डाटा सॉर्टिंग, यानी कि डाटा को तरतीब कर देना। अरेंज द डाटा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो डाटा सॉर्टिंग कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, आपने कोई चार्ट क्रिएट करना है, पाई चार्ट या लाइन चार्ट, वो कहां से, किस फंक्शन से जाके क्रिएट होगा? रिबन में एक ऑप्शन होता है जी, उसको कहते हैं चार्ट विजर्ड। उस चार्ट विजर्ड पे क्लिक करोगे तो वो फिर आपसे पूछेगा
आपने पाई चार्ट इंसर्ट करना है या लाइन चार्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, टू इंसर्ट द चार्ट इन MS Excel वी यूज चार्ट विजार्ड। ठीक है, विजार्ड, WIZARD। अच्छा, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वो कहता है बेसिक यूनिट ऑफ MS Excel इन विच डाटा एग्जिस्ट इज डैश सेल। वो बेसिक यूनिट भी होता है MS Excel का और डाटा सेल में ही एग्जिस्ट करता है। आपसे पूछे इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो भी उसका मतलब सेल ही है। और बेसिक यूनिट ऑफ MS Excel इन विच डाटा एग्जिस्ट, वो भी सेल ही है। ठीक है जी। अब इसके बाद वर्कबुक और वर्कशीट में फर्क होता है, पता है? किस किस को नहीं पता? वर्कबुक और वर्कशीट में फर्क होता है। MS Excel का जो आइकन होता है बेसिकली ये वर्कबुक होता है। जब आप उसको खोलते हैं उसके अंदर जिस पेज पे आप काम कर रहे हैं उसको वर्कशीट कहते हैं। तो पेपर में पूछता है बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं MS Excel में? गुड, 3 वर्कशीट्स होती हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं एज पर मेमोरी? आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी के अकॉर्डिंग जितनी मर्जी, मिलियंस में कर लें, बिलियंस में कर लें, वो आपकी मर्जी है। फिर एक और क्वेश्चन है, ये जो शीट्स हैं वर्कबुक के अंदर, जो वर्कशीट्स होती हैं, क्या इनको रीनेम किया जा सकता है? बाय डिफॉल्ट ये किस नेम से शो होती हैं? गुड, शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे लिखा हुआ आता है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, जब आप MS Excel खोलते हो ना, फॉर एग्जांपल ये खुला हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें 3 शीट्स आती हैं वर्कशीट। ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब इनको आप बढ़ा सकते हो मैक्सिमम जितनी भी आपकी मेमोरी है। इनको आप डिलीट भी कर सकते हो और इनको आप रीनेम भी कर सकते हो। रीनेम का तरीका है, इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करोगे ये ब्लैक हो जाएगा, फिर वहां पे आप कीबोर्ड से टाइप करोगे, इसको नाम दे दो अपनी पढ़ने से। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है जी? सबा। आपने यहाँ पे अपना मंथली एक्सपेंस लिखा है कि मैं स्कूल गई, मैं कॉलेज गई, मैं यूनिवर्सिटी गई, मैंने खाने पीने के लिए इतना चीजें ली हैं, ये वो सारा। अब उसको आपने किया है अपने नाम से, तो आप यहाँ इस शीट को सबा के नाम से जो है वो क्लिक करोगे, इसको सबा कर दोगे, आपका जितना भी एक्सपेंस है वो इस शीट में है। आपकी कोई फ्रेंड साथ वाली, फॉर एग्जांपल क्या नाम है आपका? मलीहा। मदीहा। इसको आप डबल क्लिक करोगे, जो इनका एक्सपेंस हुआ पूरे मंथ का वो इस पे लिख दिया, इसको डबल क्लिक करके इसको मदीहा कर दिया, तीसरे पे वो थर्ड का नाम कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि किसने कितना एक्सपेंस किया था। एक शीट पे लिखे तो डिफरेंस आ सकता है ना, अमलगामेट हो सकता है, तो आप उसको अलग अलग नाम से भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये था कि इसको रीनेम किया जा सकता है या नहीं, तो किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। और बाय डिफॉल्ट ये कितनी होती है जी? 3 होती है। आ गई समझ जी? शीट को डिलीट, उसके ऊपर राइट क्लिक करो, डिलीट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद टोटल रोज कितनी होती है MS Excel में? नहीं, मोर देन अ मिलियन होती हैं। 10,28,516 रोज होती हैं।
ये रो है जी एक्सेल की। ठीक है जी, ये रो है किसकी, एक्सेल की जी, इन अ सिंगल शीट। और कॉलम्स कितने होते हैं, बिल्कुल जी, 16,384 ये कॉलम्स हैं उसके। क्या, वो मैंने वर्ड का लिखा हुआ था, ये एक्सेल वर्ड है। वर्ड का मैंने कहा था एज पर मेमोरी लेके जा सकते हो, वो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। क्या, हाँ सॉरी 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 10, 48, 516 है, 28 नहीं 48 है, आप ठीक कह रहे हो। ये 4 है, नहीं 16 इतना भी ना अंडर एस्टिमेट। नहीं आप ठीक कह रही हैं, 10, 48, 516 है ये, और 16,384 इसके जो है वो कॉलम्स हैं। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है कि वर्ड में कॉलम्स कितने होते हैं, गुड 63 कॉलम्स होते हैं। ये बता चुका हूं, लिखने की जरूरत तो नहीं है, अटेंटिव होकर बैठा करें ना। अच्छा जी, कॉलम विड्थ क्या होती है, ये आपका कॉलम है ये वाला, इसको आप इसके अंदर लेटर्स लिखते हैं, ये चौड़ा होता जाता है, इसको कहते हैं कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई। ये मैक्सिमम कितना चौड़ा हो सकता है, हाँ जी, अप टू 255 कैरेक्टर्स। इसमें मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, अच्छा सेल स्टाइल क्या होता है जी, हाँ सेल स्टाइल से क्या मुराद है, सेल का स्टाइल, सेल को आपने डिजाइन करना है कि कहीं आपने उसको बॉर्डर नहीं लगाए, कहीं बॉर्डर लगा दिया, कहीं चारों तरफ बॉर्डर नहीं लगाए, ये एक सेल है, एक्सेल लिखा हुआ आपने, या फॉर एग्जांपल यहाँ आपने ALI लिख दिया, नाम लिख दिया आपने, ये एक सेल है लेकिन इसको बॉर्डर नहीं लगा हुआ, ये भी एक स्टाइल है। फिर एक स्टाइल है सिर्फ एक तरफ आपने लाइन दे दी, 3 साइड खाली है, एक है आपने 2 तरफ दे दी, एक है आपने 3 तरफ दे दी, एक है चारों तरफ दे दी, फिर एक है एक तरफ बोल्ड दे दी है, 3 तरफ बारीक है, फिर 2 तरफ बोल्ड दे दी, 2 तरफ बारीक दे दी, 3 तरफ बोल्ड दे दी, एक तरफ बारीक दे दी, चारों तरफ बोल्ड दे दी, या फिर सिंगल लाइन दे दी, या डबल दे दी, या ट्रिपल दे दी, या फिर सिंगल लाइन, अपना डबल लाइन दिया, उसमें पहली लाइन जो है वो बारीक है, दूसरी बोल्ड है, दूसरे में पहली बोल्ड है, दूसरी बारीक है, तीसरे में दोनों बोल्ड है, चौथे में दोनों बारीक है, फिर 3 है तो पहली बारीक है, अगली तो बोल्ड है, या पहली तो बोल्ड है, अगली तो बारीक है, या पहली और आखिरी बारीक है, सेंटर वाली बोल्ड है। ये हर साइड के हिसाब से आप इसका चेंज कर सकते हो। तो ये सारे के सारे तरीके कार जो हैं ये सेल स्टाइल कहलाते हैं। तो टोटल कितने सेल स्टाइल हैं एमएस एक्सेल में, जी 64,000, 64,000 सेल स्टाइल्स हैं एमएस एक्सेल में जी, सारे यूज कर सकते हैं। रो हाइट से क्या मुराद है, रो हाइट, हाइट नहीं हाइट, बुलंदी ऊंचाई। जैसे कॉलम है, कॉलम की विड्थ होती है, रो की हाइट होती है। ये रो है, यहाँ पे आपने डाटा लिखना है तो ये फैलती जाएगी, नीचे से ऊपर की तरफ होती जाएगी, जब आप रैप करेंगे टेक्स्ट ज्यादा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रही है इसको कहते हैं रो हाइट। तो रो हाइट मैक्सिमम कितने पॉइंट तक हो सकती है, हाँ जी 409 पॉइंट तक रो हाइट हो सकती है। याद रखिएगा
विड्थ जो है कॉलम की हिसाब से होगी, अगर हाइट का है तो वो रो के हिसाब से होगी, और कॉलम विड्थ जो है वो हमेशा कैरेक्टर्स में होगी और रो हाइट हमेशा पॉइंट्स में होगी। क्लियर है जी? 409 पॉइंट्स। समझे हैं कि नहीं समझे? टोटल फंक्शन यानी फार्मूला कितने होते हैं एमएस एक्सेल में? 467 फंक्शंस होते हैं टोटल एमएस एक्सेल में जी। अच्छा, पेज ब्रेक मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि एक पेज पे जगह पड़ी हुई है, इसके बावजूद आप उसको छोड़ के दूसरे पेज पे चले जाओ, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दो, उसको हम कहेंगे पेज ब्रेक जी। हाँ, तो वर्ड में पेज ब्रेक एक तरह का होता है, एक्सेल में पेज ब्रेक दो तरह का होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये ऊपर से नीचे की तरफ भी पेज बन सकते हैं, जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि एक पेज हो गया, इसके नीचे ये दूसरा पेज हो गया, और ये इस तरफ से इस तरफ भी हो सकते हैं कि ये एक पेज हो गया, इसके आगे ये वाला ये दूसरा पेज हो गया, दोनों तरह इसका ले सकते हैं। ऊपर से नीचे होगा तो वर्टिकल पेज ब्रेक होगा, लेफ्ट से राइट होगा तो हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक होगा। समझ गए हैं जी? तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि टोटल पेज ब्रेक होते कितने हैं एमएस एक्सेल में? हाँ, और अगला क्वेश्चन ये है कि टोटल कितनी मर्तबा आप एक वर्कशीट में पेज ब्रेक यूज कर सकते हो, चाहे वो एमएस वर्ड है या एक्सेल है, टोटल कितनी मर्तबा पेज ब्रेक ऑप्शन यूज कर सकते हो जी? क्यों, एक ही पेज बनाते हो आप? हाँ, तो वो एक ही शीट तो वही रहेगी ना, वर्कशीट तो वही खुली हुई है ना, चाहे जितने मर्जी पेज बन जाए। मैं कह रहा हूं पेज ब्रेक कितनी मर्तबा बना सकते हो उस पे, एक शीट के अंदर या एक डॉक्यूमेंट के अंदर, बताएं। गैस करें जी। नहीं, जितने पेज होंगे जाहिर है पेज ब्रेक तो आपने करना है। मैंने कहा कितनी मर्तबा कर सकते हैं ये पता है? 1026 मर्तबा। खैर है, आज रोजा तो नहीं लग रहा। पेट्रोल लगवा लेना था ना, कहने क्या पजामा ना पाया था, इसीलिए कह रहा हूँ किसने कहा 50 का डलवाया करो, ज्यादा डलवा लिया करो, अब तो 150 रुपए लीटर है। हाँ जी, 1026 मरतबा। अभी आज वो वकील साहब नहीं आए, वरना हालात तो जी सेम है, सिर्फ टाइप्स का फर्क है। वर्ड में सिर्फ वर्टिकल होती है, एक्सेल में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से होती है। ठीक है जी, आगे आ जाए जी। टोटल करेक्टर्स इन अ सेल, एक सेल के अंदर कितने करेक्टर्स आप लिख सकते हैं? पहले तो आप ये डिफाइन करें ना, करेक्टर्स से आपकी क्या मुराद है? यस, एक मर्तबा जो आप कीबोर्ड को प्रेस करते हैं वो एक करेक्टर शुमार होगा, चाहे आप सिंबल लिखते हैं, चाहे अल्फाबेट लिखते हैं, चाहे न्यूमेरिक एंट्री करते हैं, चाहे स्पेस देते हैं, हर एक की डिप्रेशन का मतलब है कि एक करेक्टर आपने ऐड किया है। तो टोटल 32,767 करेक्टर्स, 32,767 करेक्टर्स आप एमएस एक्सेल के एक सेल में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी,
32,767 जी, इतनी की स्ट्रोक्स या इतने करेक्टर्स आप जो है वो कर सकते हैं एक सेल के अंदर एक्सेल के। हेडर फुटर क्या होता है? होता क्या है? क्या होता है? गुड, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। हेडर क्या होता है? जो चीज टॉप ऑफ द पेज होगी वो हेडर कहलाएगी, जो चीज बॉटम ऑफ द पेज होगी वो फुटर कहलाएगी, अदर देन द डॉक्यूमेंट और शीट। शीट या डॉक्यूमेंट के अलावा होती है जो आपने मार्जिन छोड़ा हुआ होता है। कल मैंने मार्जिन का बताया था आपको, टॉप या बॉटम में जो मार्जिन आपने छोड़ा हुआ होता है, तो टॉप ऑफ द पेज जो है, टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज है वो हेडर कहलाएगी, और बॉटम ऑफ द पेज में जो बॉटम मार्जिन में चीज लिखी जाएगी वो फुटर कहलाएगी। और हेडर और फुटर दोनों बेसिकली लेबलिंग या पेज नंबरिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक हो गया? इनके दो ही काम है, या लेबलिंग या पेज नंबरिंग। ठीक है जी। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस फेड पर सेल। एक सेल के अंदर आप ये जो रैप करके रैप टेक्स्ट करते हैं ना, लाइन दूसरी आ जाती है। एक सेल के अंदर मैक्सिमम कितनी लाइंस आ सकती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस फेड पर सेल। जी, कोई बता सकता है? लाइंस कही है मैंने, लाइंस कही है। आप टेक्स्ट को रैप करते हो, जो बाहर जा रहा होता है वो उसी सेल में निचली लाइन में आ जाता है, फिर बाहर जाता है, फिर निचली लाइन में आ जाता है। एक सेल के अंदर ये रैप कर करके आप लाइन क्रिएट करते जाते हैं। तो मैक्सिमम कितनी लाइन एक सेल के अंदर लिख सकते हैं आप? दूली का राज थोड़ी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है ये होती है 253 लाइंस पर सेल। 253 लाइंस। एक सेल में आप 253 लाइंस जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। 253 लाइंस एक सेल में आप लिख सकते हैं, और करेक्टर्स लिख सकते हैं 32,767। ये आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, कलर्स इन अ वर्कबुक ये कितने होते हैं? वर्कशीट नहीं, वर्कबुक की बात कर रहा हूं। हाँ जी, एक वर्कबुक में कितने कलर्स होते हैं? 16 मिलियन। 16 मिलियन कलर्स होते हैं एक वर्कबुक में। ठीक है। हाँ जी। फिल स्टाइल क्या होता है? हाँ जी, सेल को आप कलर से फिल करते हो, कहीं सारा एक ही कलर दे देते हो, कहीं आधा एक कलर आधा दूसरा कलर, कहीं पे शेड दे देते हो, कहीं स्पार्कलिंग दे देते हो, ये फिल स्टाइल कहलाता है। तो फिल स्टाइल टोटल कितने होते हैं जी? 256 फिल स्टाइल होते हैं। और लाइन स्टाइल, ये जो लाइन लगाते हैं आप सेल के दाएं बाएं, ठीक है, लाइन स्टाइल जो है ये 256 होते हैं ये भी। सर 56 को उर्दू में इंग्लिश में बता दें प्लीज। जी, 56 को इंग्लिश में प्लीज बता दें, न्यूमेरिक फिगर। 56 कहते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मैं एमफिल हूँ इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कहां से एमफिल किया है?
फ्रॉम लाहौर कनेट कॉलेज। ओके, मैट्रिक कहाँ से किया था? वो भी लाहौर से ही था। सॉरी मेरी उर्दू जरा वीक है इन न्यूमेरिकल फिगर्स। पूछता हूँ ना कि मैट्रिक कहाँ से किया था? सर वो भी कनाव से था मेरा। ओके, लेकिन आपको फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आपने देना है और आपने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 56 को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है? जी सर। जी सर। हाँ, और इसके लिए ना प्रैक्टिस किया करें। अगर आपको नहीं भी पता ना तो ये जो बेसिक होते हैं ना, ये कोर्स होता है 2 क्लास का, 3 क्लास का, ये इसको पढ़ा करें। ठीक है? ये फ्रैंकली स्पीकिंग के आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना है या सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में जाना है थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पीपीएससी के थ्रू, एसपीएससी के थ्रू, या सीएसएस या पीएमएस या किसी और तरीके से, तो इसके लिए आपको ना इन चीजों का पता होना चाहिए। इंटरव्यू में इन चीजों का बड़ा मार्जिन होता है, समझिए? सर मैं सर मैं कोशिश करूंगी। जी ठीक। अच्छा जी, हाँ नहीं तो वो बिलावल वाला काम होगा। आलू 30 रुपए दर्जन और अंडे 300 रुपए किलो। वो दर्जन वाला फिगर किलो में बताएगा और किलो वाला फिगर नहीं दर्जन में बताएगा। सर इतनी भी उर्दू खराब नहीं है। इतनी नहीं, उर्दू खराब नहीं है मुझे पता है। हम कर रहे हैं इतनी ना उर्दू वाले। सर इतना इतनी उर्दू खराब नहीं इतना आता है बस न्यूमेरिकल फिगर्स वाला आई फील अ प्रॉब्लम ओवर देयर। चले ठीक। अच्छा जी, अब इसके बाद कितने फोन्स ग्लोबली अवेलेबल है, ये वर्ल्ड में भी हमने डिस्कस किया था। यस, there are 1024 phones globally available, but you can use only 512 phones। ये यहाँ पे थोड़ा सा ना गलती करते हैं लोग कि जी 512 फोन ही होते हैं, होते 1024 हैं, लेकिन आप यूज 512 कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड में रखना है। ग्लोबली 1024 अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप यूज 512 कर सकते हैं एट अ टाइम। अच्छा जी, हाइपरलिंक क्या होता है? कल मैंने बताया था। तो एक शीट में या एक डॉक्यूमेंट में आप कितनी मर्तबा हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं? हाइपरलिंक एक ऐसा मतलब के लिंक होता है कि जिसके थ्रू आप डायरेक्टली एक पेज से दूसरे किसी और पेज पे शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, नेविगेट करवा देता है एक लिंक से दूसरे लिंक पे, एक पेज से दूसरे पेज पे। हाँ, वो कोई भी लिंक हो सकता है जो भी आपने वहां दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब हाइपरलिंक जो है वो टोटल कितनी टाइप्स के होते हैं? सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। कितनी मर्तबा इंसर्ट कर सकते हो आप हाइपरलिंक एक डॉक्यूमेंट में या एक वर्कशीट में? जी कोई बताना चाहेगा? जी गलत बता दें, कोई बात नहीं, मैं ठीक करवा दूंगा, इसमें क्या जी। ये टीवी आपका? हाँ जी, ठीक बताया जी। 66,530 मर्तबा आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में या एक वर्कशीट में। जी अनुषा आप बताएं, 66,530 को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर 530 तो 530 है लेकिन 66 क्या है मुझे आई फील लाइक इट्स 64। कल आपने 500 आप 5 जी बोले। 530 तो 530 है इतनी खराब नहीं है लेकिन 66 क्या है वो मुझे नहीं पता। कैन यू ओपन योर कैम? एक मिनट। अपना कैम ओपन करें जरा। जी सर खोलिए। हाँ जी, आपको 66,000 नहीं पता क्या होता है? सर नहीं पता 40 तक आती है या हार्डली 35 तक मुझे न्यूमेरिकल उर्दू ठीक है।
चले ओ हाँ क्लास जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद जो है एडमिन ऑफिस में आपको मैं एक चार्ट सिखाऊंगा, उसमें आपको आज काउंटिंग सिखानी है 51 से 100 तक बस, ठीक है? नहीं 51 सर से ये 100 तक, 1 से 50 तक सर आती है ना आपको? हाँ जी 1 से 40 तक आती है। हाँ 40 तक, चले 41 से 90 तक मैं करवाऊंगा आज आपको, और 50 से ज्यादा 50 से ज्यादा अल्फाबेट नहीं करवाऊंगा न्यूमेरिक। उसकी वजह ये है कि अगर मोर देन 50 काउंटिंग आपको करवा दी ना तो फिर आपको वो भी भूल जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। सर एक आपने एक मैं चीज भूल गई थी, आपने एक बताया था फिल स्टाइल, वो तो मैंने लिख लिया है, लेकिन आपने एक लाइन स्टाइल भी कुछ बताया, उसके कितनी उसमें आ सकती, कितनी टाइप्स होती हैं वो मैं नहीं लिख सकी। फिल स्टाइल और लाइन स्टाइल दोनों सेम है जी, 256 ठीक हो गया, थैंक यू सर। और थैंक यू। 66,530 कहते हैं, 66,530 को कहते हैं 66,530, ठीक है? सर 5:30 तो ठीक था ना? हाँ, तो इसीलिए तो मैंने कहा आपको मैं 50 से 90 के दरमियान सिखाऊंगा काउंटिंग। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं। हाइपरलिंक के बाद वो कहता है जूम रेंज क्या होती है? देखें, याद रखिएगा, वर्ड और एक्सेल दोनों की जूम रेंज डिफरेंट होती है। वर्ड के अंदर मैक्सिमम जूम रेंज 500% तक होती है, लेकिन एक्सेल के अंदर मैक्सिमम जूम रेंज 400% तक होती है। गॉट इट? मिनिमम 10, मैक्सिमम 400 और बाय डिफॉल्ट 100। बाकी वर्ड में रिमेनिंग दोनों सेम है, सिर्फ मैक्सिमम चेंज है वो 500 तक है। याद रहेगा? बाय डिफॉल्ट 100, मिनिमम 10, मैक्सिमम 400। अच्छा, एक बड़े मजे का क्वेश्चन है। एक चीज होती है अनडू। अनडू क्या होता है? यस, आपने कोई एंट्री की, कोई काम किया और आपको याद आया वो चीज ठीक नहीं थी, इसको रिवर्स कर देना चाहिए। तो आप क्या करोगे? कंट्रोल वी, कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? अनडू। देन आपको ख्याल आया कि ओहो नहीं, वो जो एंट्री की थी वो ठीक की थी, ये मैंने उसको उड़ा के गलत किया, उसको री शो करना है, आपने रीअरेंज करना है, दोबारा से लेके आना है, तो उसको कहोगे रीडू, दोबारा से करना। उसके लिए कंट्रोल वाई प्रेस करोगे, कंट्रोल वाई से वो रीडू हो जाएगा। अनडू और रीडू का पता चल गया। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। मैंने ये कहा, आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक शीट पे काम कर रहा हूँ, वर्ड पे, सॉरी एक्सेल पे या वर्ड पे, किसी पे भी, दोनों में एक ही बात है। अब मैंने काम करते करते मुझे फील हुआ कि कोई एंट्री मुझसे गलत हो गई है, तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा, वो चीज अनडू हो जाएगी, लिखी गई थी उड़ जाएगी। अगर वो चीज उड़ाने के बाद मुझे ख्याल आता है कि ओ हो नहीं, वो जो लिखा था वो ठीक लिखा था, उसको दोबारा लिख देना चाहिए, तो बजाय ये कि मैं दोबारा टाइप करूं वो सारा, मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूंगा, तो जो चीज मैंने अनडू की है, उड़ाई है, खत्म की है, वो दोबारा से शो हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी, उसको कहेंगे रीडू करना। तो ये बेसिक डिफरेंस है अनडू और रीडू में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं असल क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम कितनी मर्तबा एक पेज में आप अनडू कर सकते हैं? जी 100 टाइम्स, 100 मर्तबा आप अनडू कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। रीडू होता है 99 मर्तबा, 99 टाइम्स। अब रीजन क्या है जनाब? रीडू करने के लिए आपको अनडू करना जरूरी है।
अनडू करोगे तो रीडू होगा, 100 टाइम्स अनडू करोगे तो 99 टाइम्स रीडू करोगे। उसके बाद दोबारा आप 101 मरतबा रीडू करोगे तो अनडू करोगे तो 100 मरतबा रीडू होगा ना, लेकिन वो वहां पे एरर जनरेट कर देगा। जब आप 100 मरतबा अनडू कर दोगे फिर उसके बाद आपको एक मरतबा सेव करवाना पड़ेगा पेज को कंट्रोल एस से, उसके बाद दोबारा आप फिर 100 मरतबा कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप सेव नहीं करवाओगे वो एरर जनरेट करता रहेगा। बगैर सेव करवाए, बगैर कंट्रोल एफ किए, या तो सेव करवाना पड़ेगा या फाइल बंद करके क्लोज करके दोबारा ओपन करनी पड़ेगी, तो आप नए सिरे से उस पर अनडू कर सकते हैं। अदरवाइज एक ही गो में, वन गो में आप क्या करोगे, 100 टाइम्स जो है वो अनडू और 99 टाइम्स रीडू कर सकते हो। क्लियर? इसके बाद डेटा रेंज क्या होती है? व्हाट इज डेटा रेंज? सिलेक्शन से इसमें कोई फार्मूला या जी, और डेटा रेंज के लिए आप अरेंजमेंट कैसे करते हैं रोज एंड कॉलम्स के, लेबलिंग कैसे करते हैं? लेबलिंग क्या होती है? सेल लेबल। रेंज से पहले आपको लेबलिंग का पता होना चाहिए, लेबलिंग का पता होगा तो आप रेंज शो कर सकते हैं। अच्छा सुने, पहले तो लेबल सुन लें क्या होता है। ये देखिए जी, ये एक शीट मैंने बनाई एमएस एक्सेल की, ठीक है, इसमें ये इसको पूरा कर देता हूं मैं, गौर से देखिएगा। ये मैंने शीट बना दी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाटा लिख दिया फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहां लिख दिया 2। अब मैं कहूंगा मैंने जो सेल जिसमें 2 लिखा हुआ है वो कौन सा सेल है जिसमें मैंने 2 लिखा हुआ है? वो है B1। अब इस सेल की मैं बात कर रहा हूं, ये सेल कहलाएगा B1। मैंने 2 एंटर किया हुआ B1 में, तो B1 जो है इसकी लेबलिंग होगी सेल की। सेल लेवल क्या होगा? B1 मीन B कॉलम है और B कॉलम की पहली रो है, ये सेल का लेवल है, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, लास्ट वन आपने बताना है, आपसे पीछे। इस कॉलम का लेवल बताएं जिसमें मैंने 5 लिखा है जी। जी F4, ये F है और ये 4 है, तो F कॉलम की 4th रो है, इसको कहेंगे F4। समझे हैं? आप बताएं इसका लेवल बताएं जिसमें मैंने 10 लिखा है। C5 जी, C5 गुड। तो ये होता है लेबलिंग ऑफ द सेल, सेल को लेबल लगाना। अब सेल को आपने लेबल लगा लिया, अब आपने सम करना है, डेटा रेंज सिलेक्ट करनी है सम के लिए, सबमिशन के लिए। अब मैंने जो डेटा रेंज सिलेक्ट की है वो मैंने यहां से यहां तक सिलेक्ट की है। पहले मैं इसको रेड लाइन से लगाता हूं ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए। ये मैंने सेल रेंज सिलेक्ट की है। अब ये मैंने बताया मैंने कहां से कहां तक सेल रेंज सिलेक्ट की है, जो इस चीज का मुझे सम चाहिए। जी जी, ये मैंने किया B3 से F5 तक। ये देखें पहला सेल ये है जो मैंने सिलेक्ट किया, तो B कॉलम है और उसकी 3rd रो है, B3 से लेके F5 तक, F कॉलम है उसकी 5वीं रो है, तो मैंने ये रेंज सिलेक्ट की है B3 से F5 तक, तो इसको कहते हैं रेंज। तो रेंज के लिए आपको पहले कॉलम की लेबलिंग आनी चाहिए, कॉलम की लेबलिंग आएगी तो आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है जी। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर से रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। है कोई? टाइम से आना था ना यार। स्ट्राइक थ्रू होता है जब आपने किसी चीज को हाईलाइट करना हो जहां पे आप काम कर रहे हैं, उसको स्ट्राइक थ्रू। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इधर मेरा कर्सर है और मैं चाहूँ ये चीज प्रोमिनेंट हो जाए, तो वो या तो इसको हाईलाइट कर देगा या अंडरलाइन कर देगा। इस फंक्शनिंग को कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। और स्ट्राइक थ्रू के लिए जो शॉर्ट की यूज होती है वो होती है Ctrl+5। ठीक हो गया? सर जी बताएं। हाँ, रीडू कर सकते हैं आप उसको। हाँ, आपने डिलीट कर दिया या अनडू कर दिया, एक ही बात है। जब उसको Ctrl+Y करोगे वो रीडू हो जाएगा। ठीक है जी। सर, ये आपने क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में लिखा था Ctrl+Shift+1। सर ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया। इफ यू कैन एक्सप्लेन प्लीज। ये मैंने बताया था कि डेटा को कॉमा में लिखना हो। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 290,000, 2,90,000, ऊपर सिंपल लिखा है, नीचे उसको जो है वो कॉलम में लिखा है, कॉमा में लिखा है। तो सिंपल को कॉमा में या कॉमा को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+1 होता है। ठीक है जी सर, थैंक यू। क्लियर है? जी सर। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस ये स्किप हुआ था, बकाया सारा हो गया। चले ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज। और आप मुझे जो है ना टेक्स्ट करें, मैं आपको काउंटिंग सिखाऊंगा ऑफिस में बैठ के। सर मेरे पास नंबर नहीं है टेक्स्ट करने के लिए। आप ग्रुप में ऐड नहीं है? सर मैं ग्रुप में ऐड हूँ, लेकिन उधर नाम नहीं लिखे आते, मुझे नहीं पता। 0302 0302 50 50 85 85 45 45 8। 8। अब मुझे एक और बात याद आ गई है। 50 85 458 इसकी इंग्लिश बनाए। सर ये मेरा यही है पहला जो अभी नंबर आप। हाँ जी, ये यही है बस। क्या है? इतनी इतनी उर्दू वीक नहीं है, मुझे मुझे आती है, इतनी खराब नहीं है मेरी। सिर्फ न्यूमेरिकल्स वाले नहीं आते। मैं बता देता हूँ जनाब, मैं अपने हर सेशन में बताता हूँ। आप जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है करंट अफेयर्स कंप्यूटर, करंट अफेयर कंप्यूटर और इसके जियोग्राफी के अलावा भी अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती, इंग्लिश में नहीं समझ आती, किसी और चीज में नहीं समझ आती, आप उसका ये कर सकते हैं, उस क्वेश्चन की, उस स्पेसिफिक चीज की पिक्चर लेंगे, वो लेके मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। मैं जिस वक्त भी उसको व्यू करूंगा, मैं आपको उसका आंसर जो है वो सेंड कर दूंगा। ठीक है? ये इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ जी, ये सबके लिए है, हमारे लिए नहीं है। नहीं सबके लिए है। वो यहाँ जान होता। ये देखें जी 0302 508545 ये है जी नंबर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जी। नो कॉल, ओनली व्हाट्सएप।